सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्यारे प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल टैग के बारे में समझा था। आई होप आप लोगों ने सारे टैग पढ़ लिए होंगे, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होंगे। इस लेक्चर जो ये वाला लेक्चर होने वाला है, इसमें हम ऑल ओवर जितना भी हमारे यूनिट 2 के अंदर मतलब लास्ट टैग जो बचे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टैग हैं वो सब कुछ हम इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अंत तक जुड़े रहें। और इस वीडियो में हम लोग मतलब कि फॉर्म टैग किस तरह से फॉर्म होता है, मतलब ये ओवरऑल अगर समझे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जिस तरह से हम नोटबुक में नोट करने के लिए कुछ नोटबुक की नीड होती है, सेम ऐसे हमें अपना कोड रखने के लिए, कोड लिखने के लिए हमें एक एडिटर की नीड होती है। तो हम सबसे पहले अपना क्या करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में अपना एक फोल्डर हमने क्रिएट किया था HTML नाम का, उससे अपने एडिटर पर ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप HTML को फोल्डर को अपने VS कोड में। तो VS कोड में मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और यहाँ पे हम लोग आज ये हमारा पार्ट 5 है आई होप। तो हम लोग अपना सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे पार्ट 5 की। ये हमारा पार्ट 4 हो चुका था लास्ट लेक्चर में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 5 अपना नई फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नई फाइल में क्रिएट कर देता हूँ और उसका एक्सटेंशन .html लगा देता हूँ, जिससे हमारी नई फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए पार्ट 5 हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना एक स्ट्रक्चर रेडी करना है, सबको पता ही है। तो ये मैंने शॉर्टकट की बताई थी, स्टेप के साथ एक्सप्लेनेटरी का साइन प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे तो पूरा स्ट्रक्चर अपने आप आ जाएगा। फिर यहाँ पे बस हमें बॉडी के अंदर सब कुछ लिखने की ज़रूरत है। तो ये हमारा पार्ट 5 है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे पार्ट 5 लिख देता हूँ। पार्ट 5 ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइटल के अंदर जो मैसेज शो होगा ऊपर, तो वो पार्ट 5 लिखा रहेगा। अब यहाँ पे सारा काम हमें पढ़ना है, बॉडी के अंदर सब कुछ काम करना है। लेकिन इन सबसे पहले कौन कौन से टैग हम पढ़ने वाले हैं, कुछ आपको थ्योरी समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आएंगे वो थ्योरी लिखने के लिए आएंगे। तो डायरेक्ट हम पूरा प्रैक्टिकली करें उससे पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ लें, जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसे हम साथ में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी में बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले एंकर टैग का मतलब क्या होता है, दरअसल कि जब हम एक पेज में रहते हैं, एक पेज से हमें दूसरे पेज में अगर पहुंचना हो तो हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, और जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। उस पेज से अगर दोबारा हमें आना हो तो उसमें कोई लिंक दी हुई होगी, उसमें क्लिक करेंगे फिर अपने पेज में आ जाएंगे। तो ये किस तरह से होता है, क्या इसका सिंटैक्स है, पहले उसे थ्योरी के माध्यम समझते हैं। और यहाँ पे थ्योरी भी आपको समझना है। देखो यहाँ पे आगे एंकर टैग। एंकर टैग का मतलब क्या है, HTML एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपर लिंक, मतलब एक हाइपर लिंक डिफाइन करता है ये एंकर टैग। इसके अंदर क्या होता है, दैट लिंक्स वन पेज टू अनदर पेज। ये जो लिंक होती है इसके माध्यम से हम एक पेज से कहाँ जाते हैं, दूसरे पेज पे पहुंच सकते हैं। इट कैन क्रिएट हाइपरलिंक टू अदर वेब पेज एज वेल एज फाइल्स लोकेशन एंड और एनी URL। द HREF मतलब होता है हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द HTML ए टैग एंड विच लिंक्स टू डेस्टिनेशन पेज और URL। मतलब इनकी हेल्प से मैं जो सिंपल आपको बताया, बस यहाँ पे थ्योरी एक तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। लेकिन मैं जो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वही चीज़ है कि एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम एक लिंक क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स के अंदर एक टैग होता है जिसका नाम होता है ए टैग, जिससे फुल फॉर्म होता है एंकर टैग। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसे बोलते हैं HREF, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इस टैग का, HREF हाइपर रेफरेंस इसका मतलब होता है ना। तो इसके जो एट्रीब्यूट है इसमें इक्वल टू करके डबल कोट्स के अंदर एक पाथ दिया जाता है। पाथ मतलब URL दिया जाता है कि जहाँ पे हमें पहुँचना है उसका पाथ हम डबल कोट्स के अंदर देते हैं। सेम कैसे यहाँ पे देखेंगे इसका, ये देखिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे टैग है ए, ऐसे टैग लिखेंगे हम, इसे बोलते हैं एंकर टैग। ये फिर इसके बाद HREF इक्वल टू, फिर यहाँ पे डबल कोट्स लगाए। डबल कोट्स में यहाँ पे लिखना होता है हमें URL, क्या लिखना होता है URL। और फिर जिस टेक्स्ट पे क्लिक करके हमें पहुँचना है दूसरे पेज में, वो टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है लिंक टेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पे क्लिक मी ऐसा कुछ लिखा रहता है, रीड मोर ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो लिंक टेक्स्ट की जगह हम रीड मोर ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि जिसमें हमें क्लिक करना है, क्लिक करके कहाँ पे पहुँचना है वो चीज़ यहाँ पे डबल कोट्स में आप URL देंगे। समझ पा रहे हैं। तो ये HTML का वेब पेज भी हो सकता है, या कि अदर वेबसाइट भी हो सकती है, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, किसी का भी URL दे सकते हैं। मतलब एक तरह से पाथ देना है हमें, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये पूरा सिंटेक्स था इसका। और सेकंड में देखो यहाँ पे एक दिया एग्जाम्पल डायरेक्ट, देखो सेकंड .html। तो यहाँ पे एक फाइल दे दी गई, मतलब एक HTML की दूसरी फाइल क्रिएट की गई इस फोल्डर के अंदर। उसका हमने यहाँ पे पाथ दे दिया कि अब इसमें क्लिक फॉर सेकंड पेज। अब सेकंड पेज में जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, इधर से देखेंगे और सेकंड HTML पेज पे पहुंच जाएंगे अगर इसमें क्लिक करेंगे। तो ये किस तरह से करते हैं ये चीज़ हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, द टारगेट एट्रीब्यूट कैन ओनली यूज विद HREF एट्रीब्यूट इन एंकर टैग। मतलब जो टारगेट है वो कहाँ से, किसके हेल्प से कर सकते हैं, जो HREF एट्रीब्यूट है, जहाँ पे हम पाथ देंगे तभी हम पहुँच पाएंगे वहाँ पे, नहीं तो सेम पेज पे रह जाएंगे।
इफ़ वी विल नॉट यूज टारगेट एट्रीब्यूट देन लिंक विल ओपन इन सेम पेज, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ था एंकर टैग, और यहाँ पे हम लोग एंकर टैग के बारे में समझते हैं। तो डायरेक्ट हम कोड करते हैं और चीज़ों के करके समझते हैं। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सेंटर टैग बना लेते हैं जिससे पेज हमारा अच्छा लगे। सेंटर टैग के अंदर हम कर देते हैं पार्ट 5 है हमारा ऑफ HTML, ठीक है। और इसे हम क्या कर देते हैं H1 टैग के अंदर रख देंगे, या फिर मुझे लगता है H3 टैग के अंदर रख दें तो ज़्यादा थोड़ा देखने में सही लगेगा। एक तरह से देखिए मैं पेज यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग भी ऐसे फॉलो करते चलेंगे। सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे कहाँ पे, मिनिमाइज करता हूँ, उसी फाइल के अंदर रहेगा ये, तो वहाँ पे हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ओपन करेंगे इसे, और यहाँ पे हमारे जो पार्ट 5 है इसमें डबल क्लिक करेंगे, और देखो यहाँ पार्ट 5 मुझे लगता है ज़्यादा छोटा हो गया, तो थोड़ा सा मैं इसका साइज क्या कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पे इंक्रीज कैसे होगा आपको पता है, मैं यहाँ पे H2 कर दूँगा। अगेन सेव एंड रिफ्रेश। थोड़ा सा ये भी मुझे लगता है H1 ही ले लेते हैं, कितने % जूम एक बार देखते हैं। हाँ ठीक है, H1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे H1। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो सही लगे, ऐसे पे डिज़ाइन किया जाता है, आप उसे ले सकते हैं। पार्ट 5 ऑफ HTML हमारा जो यूनिट 2 है उसका ये पार्ट 5 है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पे पढ़ने वाले हैं, आपको पता है इंपॉर्टेंट टैग। तो अब यहाँ पे हमें बनाना है एंकर टैग। क्या बनाना है, एंकर टैग। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लिखता हूँ। ये तो पैराग्राफ बना लेता हूँ, है ना। पैराग्राफ बनाया और लॉरेम 100 +8 सेव, एंड यहाँ पे आउटपुट इसका देखते हैं। इतना कुछ आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा ये सेंटर के अंदर ही आ गया, सेंटर ऊपर करते हैं। हाँ अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे अगर हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर होवर कर रहे हैं, तो होवर करते हुए तो जो हमारे पॉइंटर है, जो एरो बना है यहाँ पे टहल रहा है इधर उधर, देख रहे हैं पूरे स्क्रीन में। तो ये अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर होवर कर रहे हैं तो देखिए इसका साइज़ कुछ आई के आकार का बन जाता है। ये देखो आई के आकार का, कहीं पे भी ले जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम जब जैसे हम लिंक लगा देंगे किसी टेक्स्ट के ऊपर, तो ये एक उंगली के आकार का बन जाएगा, ऐसे मुट्ठी बांधे रहेगा। और ऐसे ही मतलब कि एरो मतलब क्लिक करना है, वैसे क्या करना है, क्लिक करना है, जैसे होवर करेंगे ना क्लिक करना, सेम ऐसे बन जाएगा। तो हम कैसे लगाते हैं एंकर टैग, किसके अंदर लगाएं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास मैं एक और बना देता हूँ, यहीं पे जस्ट पैराग्राफ के नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये देखो मैंने जैसे ही टाइप किया तो यहाँ पे देखिए मेंशन करने लगा बहुत सारी चीज़ें। इंटर कर देंगे तो अपने आप पूरा कोड लिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक फॉर नेक्स्ट पेज, ऐसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक अंडरलाइन आ गया, और देखो इस पर जैसे मैं ले जा रहा हूँ अपने इस चीज़ को होवर कर रहा हूँ। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपको विजुअलिटी के लिए। ये देखिए इस पर जैसे अभी मैं इसके ऊपर ले जा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, देखो आई के आकार का हमारा पॉइंटर बन जा रहा था। लेकिन जैसे इस टेक्स्ट के ऊपर ले जा रहा हूँ मैं तो क्या हो जा रहा है, ये देखो उंगली करता हुआ कुछ पॉइंटर यहाँ पर चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, ये अब इसमें लिंक जनरेट हो चुकी है। इस पर क्लिक करूँगा, अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो देखो ये सेम पेज पे ही है। कहीं पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है ना। तो सेम पेज पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने href के अंदर यहाँ पे डबल कोट्स में कुछ दिया ही नहीं है, कहीं का पाथ दिया ही नहीं है, तो कैसे पहुँचेगा ये, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए हमें इसमें क्लिक करने के बाद, इस पूरे क्लिक फॉर नेक्स्ट पेज में क्लिक करने के बाद कहाँ पे पहुँचना है उसका पाथ हमें यहाँ पे देना होता है। तो किस तरह से देंगे, देखिए यहाँ पे आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और W3 स्कूल ये एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसका मैं URL यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसका URL, ये सी कॉपी किया, और यहाँ पे हम गए कोड पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ। समझ पा रहे हैं, कुछ इसी तरह आपको करना है किसी फाइल का। सेव कर दिया मैं, और इसमें ऐसे देखो कट कर देता हूँ। अब इसमें रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश कर दिया। अब देखो अभी तक मैं क्लिक कर रहा था, नहीं पहुँच रहे थे, लेकिन अब जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा नया टैब खुल गया, पहुँच गए। नया टैब इसमें दरअसल ओपन नहीं हुआ है, सेम टैब पे ओपन हो गया। जैसे पार्ट 5 अभी यहाँ पे दिख रहा है, पार्ट 5 दिख रहा है। अब जैसे इसमें मैं क्लिक करूँगा तो इसी टैब पे एक हमारा वो पेज ओपन हो जाएगा। ये देखो W3 स्कूल वेबसाइट का हो गया ना।
अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे इस टैब पे नहीं रहना, नेक्स्ट टैब पे ओपन हो, ये वाला टैब हमारा जैसा है वो बरकरार रहे वैसा ही, और जो भी चीज़ क्लिक करने के बाद ओपन हो तो नेक्स्ट टैब पे अपने आप ओपन हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, मैं इसे थोड़ा सा नेक्स्ट पेज जो लिखा है मैं यहाँ पे क्लिक मी लिख देता हूँ। बैक करता हूँ इसे और यहाँ से रिप्लेस करेंगे, देखो क्लिक मी अब थोड़ा सा लिख गया, अब इसमें क्लिक करेंगे तब इसमें पहुँच जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, बैक कर दिया मैं। ठीक है, तो क्लिक मी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा ये इस टैब पे ना ओपन हो, वो नेक्स्ट टैब पे जाके ओपन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने पीडीएफ पे आना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, समझना है पॉइंट जो मैंने आपको समझाना चाहता हूँ। तो नोट तक हम लोगों ने समझ लिया था, और यहाँ पे टारगेट करने के लिए हमारे पास, अच्छा यहाँ पे इमेज टैग आ गया, चलो ये फिर मैं यहाँ पे टारगेट ही समझा देता हूँ। तो चलो इसमें पीडीएफ में नोट नहीं है लेकिन यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखो इसी के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट और देना होता है, मैं इस थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट और देना होता है जिसका नाम है टारगेट, और उस पर हमें जो डबल कोट्स के अंदर देंगे उसमें ब्लैंक दे देंगे। तो यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट है हमारे पास नेक्स्ट जाने के लिए टारगेट, और यहाँ पे जो डबल कोट्स यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे लिखना है अंडरस्कोर और ब्लैंक। तो जैसे ही हम ये वाला एट्रीब्यूट इसके अंदर लिखते हैं, आपको याद रख लेना है कि अगर हम नए टैब पे ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एंकर टैग एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराता है href के अलावा, जिसे बोलते हैं टारगेट। और टारगेट के अंदर जो डबल कोट्स में रखा जाता है उसके अंदर में अंडरस्कोर और ब्लैंक लिखा जाता है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। और इसे सेव कर देना है और यहाँ पे जाना है अपने वेब पेज पे, और रिफ्रेश करना है। तो आप देखना इसमें क्लिक करूँगा तो ये नए टैब पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे अभी जो वाला पेज हमारा बरकरार रहेगा। ये देखिए नए टैब पे ओपन हो गया, ये वाला पेज हमारा पूरा सही है, लेकिन जो ऐप जो ओपन हुआ है वो कहाँ पे हो गया, नए टैब पे जाके ओपन हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक पेज से अगर दूसरे पेज पे पहुंचना है तो उसके लिए हमें एंकर टैग का यूज करना होता है। एंकर टैग का यूज करने के बाद उसमें एक एट्रीब्यूट होता है जिसे बोलते हैं href, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी दी जाती है, पाथ दिया जाता है, यूआरएल दिया जाता है, जहाँ पे हमें पहुँचना है उसका यूआरएल दिया जाता है, और किस पे क्लिक करके पहुँचना है उसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इसके जो ग्रेटर देन का साइन है उसके बाद यहाँ पे मैंने एंगल ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना होता है। टेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इसमें क्लिक करके कहाँ पहुँचना है तो क्लिक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे आप टेक्स्ट, और जहाँ पे पहुँचना है उसे यूआरएल में देंगे। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि जो पाथ है वो अपने नए टैब पे ओपन हो, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी और है, एक एट्रीब्यूट और है। आपको पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर, एंगल ब्रैकेट के अंदर जो से लिखा जाए टैग के अलावा, वो एट्रीब्यूट कहलाता है उस टैग का। तो यहाँ पे हमें टारगेट देना है, टारगेट एक प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट है जो क्या करता है, नेक्स्ट टैब पे ओपन करता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एंकर टैग। अब आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें अपने नेक्स्ट पेज पे कोई दूसरे वेबसाइट का नहीं जाना है, वेब पेज मतलब दूसरे वेबसाइट पे ना पहुँचे, हमने अभी तक जितने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए हैं उन्हीं में से किसी एक को पहुँचा दीजिए, किसी एक पे हमें इसी में पहुँचा दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फाइल का हमारा नाम क्या है, पार्ट 4। अब मैं यहाँ पे part4.html है, तभी इस पूरे यूआरएल की जगह में मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और यहाँ पे लिख दिया मैंने part4.html। अब यहाँ पे लिख दूंगा क्लिक फॉर मूविंग पार्ट 4। तो यहाँ पे इसे सेव करेंगे और यहाँ पे गए हम इसे रिफ्रेश करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा है क्लिक फॉर मूविंग पार्ट 4। अब इसमें क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, पार्ट 4 वाले वेब पेज पे। ये देखो पार्ट 4 वाले वेब पेज में पहुँच गया। आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं आता कि मुझे जूम कर दें, थोड़ा सा देखने में थोड़ा सही लगेगा आपको। ये देखिए अब यहाँ से चाहते हैं कि नहीं सर हमें यहाँ से बैक नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ से बैक नहीं करना है, हम चाहते हैं कि यहीं पे एक टेक्स्ट लिखा हो और यहीं से बैक करते हैं हम। तो उसके लिए आपको इस पेज के HTML वाले कोड में जाना होगा और वहाँ पे हमें जिस पेज पे पहुँचना है वहाँ का पाथ देना होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं पहुँचा अपने HTML यहाँ पे पार्ट 5 में, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मुझे यहाँ से पहुँचना है पार्ट 4 वाले में, तो इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, Alt+Z से मैंने ये सब किया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक एंकर टैग क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मुझे कहाँ पहुँचना है, पार्ट 5 में अगेन। तो पार्ट 5 में यहाँ पे लिख देता हूँ part5.html लगाना ना भूलें इसका एक्सटेंशन, और हमें क्या पहुँचना है, यहाँ पे लिखना है क्लिक फॉर मूविंग या फिर गोइंग लिख सकते हो पार्ट 5। सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ पे हमें यहाँ से बैक नहीं करना पड़ेगा। अब मैं इसमें डायरेक्ट इसमें क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा तो देखो पार्ट 5 पे पहुँच गया। अब क्लिक 4 मूविंग पार्ट 4 में इसमें क्लिक करूँगा तो यहाँ पार्ट 5 में पहुँच गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें पहुँच गए। तो इस तरह से पेज एक दूसरे से लिंक किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप मल्टीपल वेब पेज बना सकते हैं और एक पेज से दूसरे पेज में पहुँच सकते हैं, दूसरे पेज से तीसरे, तीसरे में चौथे, कुछ इस तरह से पहुँच सकते हैं। सिंपल है ना। तो अगर ये समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को बैक करना और फिर चीज़ों को समझना मैंने कैसे समझाया। तो एक दूसरे पेज में लिंक लगा सकते हैं एक दूसरे पेज की, जिससे कि आपको अपना कोई सब्जेक्ट है, जैसे इस सेमेस्टर पे है और इस सेमेस्टर में आपके कितने 6 सब्जेक्ट हैं टोटल, और अभी हम पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें IWT का। इसके बाद डिसीजन बच जाता है, डेटा स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बच जाता है, पर्सनली मेरा फेवरेट, और यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बच जाता है, और भी इस तरह से जो भी सब्जेक्ट हैं आपके तो सारे बच जाते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि इन सबका सिलेबस एक वेबसाइट छोटा सा वेब पेज बनाना है प्रैक्टिस के लिए, और उसमें सबका सिलेबस नोट डाउन करना है। तो पहला आपने होम पेज बना दिया, होम पेज पे मतलब एक फ्रंट पेज बना दिया, उस पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिंक बना दिए, जैसे कि DCCN के हो गया, इसमें IWT का हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, मैथ हो गया, जो भी है। तो उसमें जैसे टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे, और जब अगर मैथ वाले पेज पे वेब पेज पे पहुंचे तो वहाँ पे मैथ का पूरा सिलेबस है। वहाँ से बैक आइए, होम पेज का वहाँ पे लिंक लगा दीजिए, तो बैक पे क्लिक करेंगे तो होम पेज पे आ जाएंगे, और होम पेज पे आएगा तो फिर वहाँ से अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लिक करेंगे तो उस पेज पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पूरा सिलेबस रहेगा पूरा इस तरह से, है ना। तो समझ पा रहे हैं, इस तरह से एक लिंक से आप लोग बहुत ही अच्छा एक छोटा सा वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं अपने मोटिवेशन के लिए, है ना। तो आई होप इसे आप क्रिएट करेंगे, प्रैक्टिस के लिए इसे करना भी है। तो हमने यहाँ पे एंकर टैग के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसे समझते हैं। तो पहले इसका थ्योरी समझेंगे, फिर बाद में प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है इमेज टैग। आप अपने वेब पेज में इमेज किस तरह से लगाते हैं उसे समझने वाले हैं। तो क्योंकि इमेज वाली वेबसाइट भी बनी होती हैं, वीडियो वाली बनी होती हैं, ऑडियो वाली बनी होती हैं, तो लेकिन हमने एंकर टैग तो समझ लिया एक पेज से दूसरे पेज में पहुँचने के लिए, और यहाँ पे आप वीडियो वाली इमेज वाली वेबसाइट बना दें। हालांकि मैं यहाँ पे इमेज एक प्लेलिस्ट और भी रेडी है IWT की, तो वहाँ पे मैंने पहले प्लेलिस्ट रेडी कर रहा था, वहाँ पे मैं पहले आपको लेक्चर ले रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे देखेंगे एक इमेज के छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी फॉर 3rd सेमेस्टर से उसका प्लेलिस्ट का नाम है। तो वहाँ पे अगर उसे देखेंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसे आप लोग देखें। अगर यहाँ पे मैं बता नहीं पाता हूँ तो छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट नाम से फाइल बनी है, लेक्चर बना हुआ है, उस थंबनेल देख लेंगे आप लोग, तो वहाँ पे मेंशन है वो। देखो इमेज है। अब इमेज किस तरह से लगाते हैं, देखो इमेज का मतलब पहले समझो, इस टैग का मतलब थ्योरी में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इमेज टैग का मतलब क्या है, उसे समझाओ। HTML इमेज टैग इज यूज टू डिस्प्ले इमेज ऑन द वेब पेज। HTML जो इमेज टैग है वो किस लिए यूज किया जाता है, इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, कहाँ पे, वेब पेज पे। अब HTML इमेज टैग इज एन एम्प्टी टैग। अब जो यहाँ पे HTML इमेज टैग इज एन एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग का मतलब क्या होता है, जिससे कि ऐसा टैग जिसे क्लोज करने की कोई नीड नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग। जैसे मैंने आपको बताया था BR टैग, HR टैग, ऐसा है ना, तो इन्हें क्लोज करने की कोई नीड नहीं है। तो HR टैग मुझे लगता है, आई होप मैंने नाम लिया था, शायद बताया नहीं आपको, चलो अभी बता दूंगा, है ना। तो HR टैग हो गया, BR टैग हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इमेज टैग। तो इमेज टैग भी हमारा एम्प्टी टैग ही है। जब भी आप सब मुझसे जाता है वेब की इमेज टैग कैसा टैग है, तो आपको बताना ये क्या है, एम्प्टी टैग है, सब क्लोज करने की कोई नीड नहीं है। तो इमेज टैग है, डेट टैग कंटेंट्स एट्रीब्यूट ओनली। ये टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट को कंटेन करता है। कौन कौन सा एट्रीब्यूट है, जैसे हाइट हो गया, विड्थ हो गया, है ना, बॉर्डर भी आप इसमें इमेज के चारों तरफ लगा सकते हैं, तो सारी चीज़ इसमें हो गई। और क्लोजिंग टैग आर नॉट यूज्ड इन HTML इमेज एलिमेंट। तो क्लोजिंग टैग करने की इसमें कोई नीड नहीं है। लेट्स सी एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में इसका एक सिंटैक्स है छोटा सा, तो इसके लिए आपको IMG, इमेज को जैसे कि आप चैटिंग में लिखते होंगे इमेज IMAG को छोड़ के IMG शॉर्ट में लिख देते होंगे, तो सेम यहाँ पे IMG लिखना है इमेज टैग के लिए। फिर यहाँ पे SRC का मतलब होता है सोर्स। अब यहाँ पे सोर्स देंगे कि हमारी इमेज कहाँ पे रखी हुई है, वहाँ से उठाना है उससे इमेज को, मतलब एक तरह से फैच करना है ना। तो जहाँ पे जिस फोल्डर के अंदर रखनी है वहाँ से पूरा पाथ देंगे सोर्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, और फिर यहाँ पे जहाँ पे इमेज रखी होगी वहाँ से ये लेगा। और यहाँ पे लिखा अल्ट इक्वल टू गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे इमेज पे हम होवर करें, तो होवर करने पे जैसे मतलब अपने पॉइंटर को इमेज के ऊपर ले जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट मैसेज शो हो जाएगा कि इस इमेज पे क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे अल्ट पे लिखा है, ये इसका एट्रीब्यूट है ना। तो इसे किस तरह से करेंगे वो चीज़ समझते हैं। इसके और भी एट्रीब्यूट है, देखो जैसे SRC है, तो SRC तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हमने देख लिया इमेज नेम का। फिर यहाँ पे SRC टैग के बारे में यहाँ पे बताया गया, इट इज़ अ नेसेसरी एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द सोर्स और पाथ ऑफ द इमेज। मतलब नेसेसरी है, कंपलसरी है इसे लगाना, क्योंकि तभी हम इमेज हमें शो होगी। अगर वो इमेज ही नहीं शो होगी, वो पाथ ही नहीं देंगे, तो इमेज हमें कैसे शो होगी, है ना। तो ये कंपलसरी है SRC। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट आ जाता है वो है अल्ट, मतलब इमेज के ऊपर जैसे होवर करें उस पर कुछ टेक्स्ट लिख जाता है, दिखने लगता है, वो अल्टेड एट्रीब्यूट की हेल्प से ही होता है। फिर हाइट और विड्थ भी हमें इमेज के देना कंपलसरी है, क्योंकि अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग हम हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग मल्टीपल इमेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 एट्रीब्यूट इस तरह से हो चुके हैं इमेज के अंदर।
ये हमारा फाइनली यहाँ पे टैग बन चुका है इमेज src एनिमल डॉट जेपीजी एक इमेज का नाम है, और जेपीजी हो सकता है, जेपीईजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है। तो ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जब भी आप इमेज लगाएंगे तो उसका एक्सटेंशन चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इमेज जाके शो होगी, नहीं तो इमेज ही शो नहीं होगी। तो हाइट देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ लगाया जाता है, हाइट को आप पिक्सल में दे सकते हैं, मतलब इसकी कुछ एक वैल्यू है उसे पिक्सल में दे सकते हैं। अदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे पिक्सल में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो हाइट को कुछ इतना ले लिया गया और यहाँ पे विड्थ इतना दे दिया गया, और अल्ट में कुछ एनिमल इमेज कुछ लिख दिया गया, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक तरह से पूरा टैग है, बस इसे लिखना है हमें, और देखना आपको देखते रहना किस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे सबसे पहले मैं यहाँ से हटाता हूँ और चलते हैं अपने कोड पे। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अपना एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ इमेज नाम का, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरे इमेज ही रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इमेज पेस्ट, 2-3 इमेज है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इनका नाम चेंज कर देता हूँ इमेज 1, और इसका नाम चेंज कर देता हूँ इमेज 2, और इसका नाम कर देता हूँ इमेज 3। 3 इमेज यहाँ पे रेडी हैं, और यहाँ पे देखेंगे एक्सटेंशन में इसका .png सारी फाइल में मेंशन है। लेकिन सबसे पहले इमेज लगाते वक्त, इमेज लगाने से पहले आपको क्या करना है, इमेज पे जाना है, और यहाँ पे इसमें क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्रॉपर्टी में देखेंगे किस टाइप की फाइल है। तो यहाँ पे देखो .png फाइल है, यहाँ पे ये देखेंगे .png फाइल है, तो इसका मतलब इमेज 3 लिखना है, और उसके बाद हमें एक्सटेंशन क्या लगाना, .png। अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे तो इमेज शो नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे इसमें कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए इमेज के अंदर, इसी के अंदर मैंने एक इमेज नाम का फोल्डर बना लिया, और यहाँ पे हमारी पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3 फाइल भी बनी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आऊँगा अपने कोड पे, और यहाँ पे कोड में पहुँच गया, और कोड पे हमें लगाना है EMG पार्ट 4 पे है, हम जाना है पार्ट 5 पे। तो हमें लगाना है इमेज। तो मैं यहाँ पे इमेज टैग ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेंशन होने लगा अपने आप, यहाँ पे आ गया। अब इमेज पे हमें लगाना है पाथ। पाथ कहाँ पे देना है, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे किसके अंदर इमेज के अंदर हमें जाना है, और इमेज के अंदर यहाँ पे 3 इमेज पड़ी हुई है। तो इमेज सबसे पहले इमेज क्या है हमारे, इमेज 1। तो मैं यहाँ पे हमें जाता हूँ, और यहाँ पे सोर्स है, सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है, इमेज पे गए। इमेज के आगे स्लैश अपने आप लग जाएगा अगर इसमें इस कोड एडिटर, इस VS कोड का यूज़ कर रहे हैं आप लोग, या इसके बाद हमें इस इमेज का नाम देना है। तो मैं क्या कर दूँगा, इमेज 1, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं, और आउटपुट में यहाँ पे देखते हैं, मैं इसे कट कर देता हूँ, और आउटपुट पे यहाँ पे देखते हैं, और इसे रिफ्रेश करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक इमेज लग गई, लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है, हालांकि थंबनेल ही लगता है आपका लग गया ये। हाँ चलो, यूनिट 2 का पार्ट 4 है। तो यहाँ पे देखो इसका हाइट और विड्थ इतनी ज़्यादा इंक्रीज है कि हमारी ये जो इमेज है ये डिस्प्ले पे आ ही नहीं रही है। तो इसे हमें क्या करना होगा, इसका हाइट और विड्थ थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे अल्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, HEIGHT। हाइट यहाँ पे मैं कर देता हूँ और 200 कर देता हूँ, और विथ भी मैं कर देता हूँ 200। सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे इतना हो गया, मुझे लगता है इसका विथ और देना पड़ेगा, थोड़ा देखने में कम अच्छा लग रहा है, 300, हाँ इतना। और ये कहाँ पे लग गया, मैं इनका टैग यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा देखने में कम सही लग रहा है। हाँ, ये वाला भी हटा देता हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे इमेज हमारी बन के रेडी हो चुकी है, मतलब इस पेज में हमारी एक इमेज लग गई। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं इस पॉइंटर को इसमें होवर कर रहा हूँ, तो देखिए कोई टेक्स्ट नहीं लिखा जा रहा। कोई लिख रहा है, कोई टेक्स्ट जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अल्ट एक एट्रीब्यूट लगाएंगे इमेज पे, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे ALT लिखेंगे, और यहाँ पे मुझे कर देता है लिख देना है थंबनेल। रिफ्रेश किया, और यहाँ पे देखो होवर करेंगे तब देखो अच्छा, मुझे लगता है एरर पे यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ JPEG, तो शायद अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे जो अल्ट है इसका मतलब ये नहीं का होता कि होवर करके पहुँचना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, सॉरी फॉर इसके लिए। तो इस यहाँ पे क्या होगा,
मान लो किसी कारणवश आपकी इमेज में कोई एरर आ जाती है, तो एरर आने के बाद क्या मैसेज शो हो जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी वेबसाइट इस पेज इस इमेज पे एरर आ गई है, तो उसके लिए कोई मैसेज हम यहाँ पे दे देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि नहीं इसमें इमेज में एक्सटेंशन पे कोई ना कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे वो चीज़ अल्ट के अंदर लिख देंगे, तो हमें इमेज अगर नहीं शो होगी तो वो मैसेज शो हो जाएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कहीं ना कहीं दिक्कत है। यहाँ पे मैंने इसलिए इसका एक्सटेंशन चेंज किया एरर चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब इसका जो PNG लिखा है वो चीज़ यहाँ पे PNG ही आ जाएगा। तब देखो इमेज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो इसका मतलब अल्ट का मतलब यहाँ पे पता चल गया हमें कि अल्ट का मतलब क्या है, कि ऐसा उस अल्ट टैग के अंदर अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज़ हम लिख देंगे, तो अगर हमें इमेज शो नहीं होती तो वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक इमेज लगी है, आप चाहते हैं नहीं सर हमें 2-3 इमेज लगानी, एक से हमें सही थोड़ा कम लग रहा है, तो यहाँ पे 2 इमेज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक इमेज और लगा देता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे इमेज 2 का अपना दे देता हूँ मैं इसका। तो देखेंगे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, दिस इज अब यहाँ पे देखो कोई दिक्कत आ गई, इमेज 2 और इमेज 2 का PNG देखते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है। इमेज 2 JPG में है, ये वाली फाइल देखो JPG है, मैंने यहाँ पे PNG लगा दिया था, तो एरर आ गई ना देखो इसमें, और एरर आ गई तो देखो यहाँ पे दिस इज थंबनेल यहाँ पे लिख गया है ना। या फिर यहाँ पे मैं एरर लिख दूंगा, एरर, और यहाँ पे भी मैं एरर लिख दूंगा। तो देखो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्ट यहाँ पे एरर लिख जाएगा, समझ गए ना। तो ये सब कुछ है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका एक्सटेंशन, देखो JPG है ओनली, तो यहाँ पे मैं JPG करूँगा तभी उसका मैसेज शो हो जाएगा। ये देखो सी लैंग्वेज शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। तो मुझे लगता है इसमें सारे थंबनेल के इमेज पड़े हुए हैं। तो प्लेलिस्ट आपको सी लैंग्वेज की मिल जाएगी, प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इसमें कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज का, ठीक है। तो इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम एक इमेज और लगा लेते हैं। तो एक इमेज के लिए मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ अगेन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार पेस्ट, और यहाँ पे इमेज का नाम कर देता हूँ 3 PNG है, यहाँ पे सेव करते हैं, और यहाँ पे 3 इमेज लग गए, 3 इमेज लग गए ना। तो देखो सबसे पहले हमारे हेडिंग आ गई, कुछ किस तरह से वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हमने पैराग्राफ रखा, पैराग्राफ के बाद फिर से मैंने इमेज लगा दी। अब इमेज के बाद आप चाहते हैं कि नहीं फिर से हमें पैराग्राफ लगाना है, तो और अट्रैक्टिव देखने में किस तरह से बनाया जाता है। देखो P मैंने फिर से लगाया, और P के अंदर मैंने कर दिया लॉरेम 50 वर्ड का मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया। ये देखो कितना सही लग रहा है वेब पेज। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दूंगा। बैकग्राउंड कलर चेंज आपको मैंने बताया था, क्या करना है, बॉडी में जाके बेसिक बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ येलो। ये देखो कितना सही हमारा कलर यहाँ पे लगने लगा, देखने में कुछ इस तरह से अपने वेब पेज क्रिएट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इमेज के हमें बॉर्डर भी लगाना है यहाँ पे किनारे किनारे, तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर बॉर्डर लग जाए। तो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर एट्रीब्यूट ट्राई करता हूँ भाई कि बॉर्डर लगेगा या नहीं। देखो बॉर्डर लग गया, इसमें इमेज में देखो बॉर्डर लग गया ये। अब यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है वर्क नहीं करेगी, CSS पे वर्क करेगी। तो यहाँ पे 2 पिक्सल ही मैं रख देता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या करता है ब्लैक ले लेता है, और 2 पिक्सल के बजाय आप लोग यहाँ पे 3 पिक्सल लेंगे तो 3 पिक्सल का बॉर्डर लग जाएगा भाई। ये देखो थोड़ा सा और मोटा हो गया इसका, और यही चीज़ मैं सब में कर देता हूँ तो सब पे बॉर्डर लग जाएगा। और बॉर्डर देखने में तब अच्छा लगेगा जब इसका बैकग्राउंड कलर हम येलो से हटा देंगे, वाइट ही रहने देंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो इससे थोड़ा देखने में और सही लगेगा। यहाँ पे किनारे पे एक पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अच्छा अब सही है, अब सही है भाई, एकदम लाजवाब। मतलब कि अब ये हमारा वेब पेज बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे चलो, तो हमने एंकर टैग लगाना भी सीख लिया और इमेज टैग भी लगाना सीख लिया, और इमेज देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अब हम चाहते हैं कि नहीं सर हमें इमेज पे क्लिक करें तब भी हम वेब पेज पे पहुंच जाएं,
मतलब हम मल्टीपल अलग अलग चीज़ के लिए हम अलग अलग इमेज लगा लें, जैसे कि फ्लावर्स के अलग हैं, फ्रूट्स के अलग हैं, या फिर अलग बर्ड्स के अलग हैं, तो बर्ड्स में क्लिक करें बर्ड्स वाली इमेज पे, तो बर्ड्स वाले वेब पेज पे पहुंच जाए जंप करके, वहाँ पे केवल बर्ड्स बर्ड्स से ही रिलेटेड इमेज रखी हो। तो इसके लिए हम इस पर भी लिंक लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे उसे भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पूरे इमेज को एंकर टैग के अंदर रख देता हूँ। कहाँ पर? एंकर टैग के अंदर रख देता हूँ। रिफ्रेश करेंगे, मैं सेकंड वाले पे लगाया था, देखो यहाँ पे तो हम ले जा रहे हैं तो कोई पॉइंटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन बीच वाले पे ले जा रहे हैं, पॉइंटर पे इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब इस पर अगर हम लिंक लगा देंगे, देखो इस पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर पेज यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है बार बार, लेकिन किसी दूसरे वेब पेज में हम पहुँच नहीं रहे हैं। इसका मतलब इस पर हम लिंक लगाएंगे, किसकी लगा दें हम लिंक, यहाँ पे ये यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट आ चुकी है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, हाँ इसका URL मैं यहाँ पे देता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे मैं पहुँचता हूँ अपने वेब पेज पे, और यहाँ पे जिसका इमेज का जो HREF है यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सेव करेंगे और यहाँ पे मैं इसे कट कर देता हूँ और इसे क्या करूँगा, रिफ्रेश कर दूँगा। तो अब हमें क्या करना है, उसका पाथ मैंने डायरेक्ट दे दिया, और यहाँ पे मैं इसमें क्लिक करूँगा अगर, तो देखो वहाँ पे पहुँच गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आसान हो चुका है देखो। तो यहाँ से आप लोग सी लैंग्वेज भी बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने पर्सनली बहुत अच्छे सारे पॉइंट इसमें कवर कराए। तो हम अपने वेब पेज से एक से अधिक जगह पहुंच सकते हैं लिंक की हेल्प से, और इमेज के अंदर भी लिंक लगा सकते हैं, और टेक्स्ट के अंदर भी इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें सबको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें चलना अपने PDF पे। अब देखते हैं कि हमारे पास अब कौन सा टॉपिक है नया जिसे हमें पढ़ना है। तो इमेज हमने देख लिया, एंकर टैग भी देख लिया, इमेज के अंदर हमने सारे एट्रीब्यूट भी देख लिए, अल्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था तो अल्ट भी हम लोगों ने देख लिया, और हाइट और विड्थ भी देख लिया, SRC सोर्स। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टैग आ जाता है वो है, यहाँ पे सारी थ्योरी है, जो थ्योरी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे जाएंगे आप, SS एफर्ट सर्च करेंगे, और वहाँ पे जो भी चैनल आना है वो आएगा, चैनल का इसका ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पे सबको सबको PDF मिल जाएंगे वहाँ पे। हाँ ये देखो यहाँ पे लिंक लगाना बताएगा, और यहाँ पे थ्योरी सब मेंशन है, अपने एग्जाम में थ्योरी लिख सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वही सारी थ्योरी है, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप अपने से भी थ्योरी लिख सकते हैं। यूज ऑफ इमेज टैग एज ए लिंक, तो एज ए लिंक हमने यूज कर लिया। देखो AHREF यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे सारा पाथ दिया गया। जावा 3.1 वेबसाइट है बहुत अच्छी, इमेज SRC, और यहाँ पे हाइट और विड्थ दी गई है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद आ जाता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है टेबल। अब आप लोग टेबल देखते हो, टेबल का नाम सुने होंगे, ये फिर डाइनिंग टेबल नहीं, ये वाला टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें डाटा रहता है वाला टेबल, है ना। तो टेबल किस तरह से अपने वेब पेज में HTML के कोड के हेल्प से बनाया जाता है उसे समझते हैं। तो टेबल क्या होता है, HTML जिसके अंदर रो एंड कॉलम होते हैं, उनका दोनों का जो मर्जिंग होता है उससे एक टेबल क्रिएट होता है। उसकी कुछ अपनी हाइट और विड्थ जो भी है बॉर्डर लगा होता है, मतलब रो एंड कॉलम की हेल्प से हमारा टेबल क्रिएट होता है। इसके लिए अलग अलग टैग हमारे पास होते हैं। सबसे पहले टेबल टैग होगा, मेन टैग, इसके बाद TR टैग होता है। TR टैग मतलब टेबल रो, जो थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे मैंने सबको अच्छे डिटेल में समझाया था। और उसके बाद TD होता है टेबल डाटा रखने के लिए, TH होता है टेबल हेडिंग बनाने के लिए, है ना। तो इनको सबके शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से यूज करते हैं सब कुछ इसमें बताएंगे। तो वही चीज़ थ्योरिक फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है कि HTML टेबल टैग इज यूज टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्म, रो एंड कॉलम। देयर कैन बी मैनी कॉलम इन अ रो। We can create a table to display data in a tabular form using table element with the help of TR, TD and TH elements. ठीक है, in each table row is defined by TR, tag table header is defined by TH and table data is defined by TD tags. HTML tables are used to manage the layout of पेज। एग्जाम्पल हेडर सेक्शन हो गया, नेविगेशन बार हो गया, बॉडी कंटेंट हो गया, फुटर हो गया, फुटर सेक्शन हो गया, ये सारे चीज़ के टेबल के अंदर रहते हैं। लेकिन इसमें रिकमेंडेड है कि मतलब इसके लिए आप, बट इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज ड्यू टैग ओवर टेबल टू मैनेज द लेआउट ऑफ पेज। मतलब इसके लिए आप ड्यू टैग अगर यूज करते हो तो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो ये इसका कुछ रिकमेंडेड चीज़ था। अब यहाँ पे देखो इसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, टैग के फॉर्म में देख सकते हैं। सबसे पहले टेबल टैग, ये किस लिए यूज़ किया जाता है,
इट डिफाइंस एज अ टेबल, टी आर किस लिए डिफाइंस एज अ रो इन अ टेबल, और टी एस हेडिंग के लिए, टी डी टेबल डाटा के लिए, कैप्शन हो गया, कलर ग्रुप हो गया, सी ओ एल, मतलब अभी यहाँ पे और भी टैग तो आप लोग नहीं देखेंगे, और लेकिन यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको देखना ज़रूरी है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे टैग हो गए, और इसको कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखो टेबल का दिया है, टेबल हो गया। इसके बाद आपको टी आर टैग स्टार्ट करना है, उसके अंदर आपको टी एच हेडिंग लिखना है, या टी डी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले टेबल के बाद आपको टी आर टैग लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फिर यहाँ पे टी एच क्लोज हो गया, फिर टी एच एक स्टार्ट हुआ, मार्क्स हो गए, मतलब एक तरह से टेबल बनने वाला है, फिर यहाँ पे टी आर टैग क्लोज हो गया, फिर बाद में टी आर स्टार्ट हुआ। सब अलग अलग डाटा, अलग अलग हेडिंग बनाने के लिए हर बार टी आर आपको टैग लिखना पड़ेगा, उसके अंदर ही टी एच और टी डी लिखेंगे। बस यहाँ पे आप चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अपने इसमें। और यहाँ पे हम अगर पेज की बात करें तो हमारा अभी तक हमारा बन चुका है पार्ट 5 में, इतना बन चुका। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, पेज टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल सेक्शन लिखता हूँ और इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट का मतलब आपको पता है, मैंने कमेंट कुछ इस तरह से करते हैं जो चीज़ ब्राउज़र इसे इग्नोर कर देगा, लेकिन कोडर को पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से टेबल सेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हैं। टेबल सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना देता हूँ सेंटर के अंदर, टेबल सेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो ये टेबल सेक्शन आ चुका है, लेकिन इसे मैं कर दूँगा H1 टैग के अंदर, और H1 टैग को मैं क्या कर दूँगा, क्लोज। देखो टेबल सेक्शन यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे फिर से मैं एक पैराग्राफ बना दूँगा। ओहो, ध्यान रहे इसमें गैप नहीं करना, नहीं तो फिर टेक्स्ट नहीं आता है। देखो इतना सेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेबल टैग लिखना होगा। टेबल टैग मैंने लिखा, एंटर कर दिया तो अपने टेबल टैग आ गया पूरा। इसके बाद एंटर कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल के बाद टी आर टैग लिखना है। क्या लिखना है, टी आर। एंटर कर देंगे, अपने आप टी आर टैग लग गया, एंटर कर देंगे इसे। इसके बाद आपको क्या लिखना है, हेडिंग बनाना है सबसे पहले टेबल के ऊपर। तो उसके लिए टेबल हेडिंग के लिए टी एच टैग होता है हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ जिसमें एक सीरियल नंबर रहेगा, स्टूडेंट का नाम रहेगा, और उसके क्या करेगा, ब्रांच रहेगी, कौन सी ब्रांच है ना। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ यहाँ पे रखने वाला हूँ। टी एच के अंदर मैं कर देता हूँ SR नंबर। दूसरा TH क्रिएट किया, और यहाँ पे हमने कर दिया S, भी कर देता हूँ STUDENT स्टूडेंट नेम। और फिर यहाँ पे कर देता हूँ एक हेडिंग बना देता हूँ, सब्जेक्ट डाल देता हूँ, ब्रांच भी कुछ भी डाल सकते हैं, ब्रांच डाल देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, स्टूडेंट आ गया, नेम आ गया, उसका ब्रांच आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डाटा रखना है। तो डाटा रखने के लिए फिर से हमें क्या करना होगा, टेबल रो बनाना होगा। तो हम क्या कर देंगे, टेबल रो इंटर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने टेबल बनाया, टेबल अपने आप क्लोज हो गया। उसके बाद टी आर टैग बनाया, टी आर टैग के बाद हमने क्या करना है, एक टेबल हेडिंग बनाना है। आप डायरेक्ट टी एस भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेडिंग मतलब डार्क दिखे थोड़ा सा, जैसे कि टेबल का जो सबसे ऊपर वाला पोर्सन रहता है डार्क दिखता है ना। तो डार्क करने के लिए मैंने टी एस टैग का यूज़ किया इसके अंदर। अब हमें इसके अंदर अब डाटा रखना है, क्या करना है, डाटा। तो सीरियल नंबर के जस्ट जैसे सीरियल नंबर लिखा है, फिर स्टूडेंट नेम लिखा है, फिर बाद में ब्रांच लिखी है, तो उसी क्रम में हमें यहाँ पे डाटा भी इंसर्ट करना होगा। तो सीरियल नंबर सबसे पहले क्या करना है, 1 कर देना हमें। तो टी डी के अंदर हमने क्या कर दिया 1, फिर अगेन टी डी के दोबारा स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट नेम कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मोहित सिंह। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ब्रांच। टी डी मैंने किया, ब्रांच हमारी क्या है, CSE। ठीक है, मोहित की सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पेज। तो यहाँ पे देखिए डाटा इंसर्ट हो चुका है, 1 मोहित और CSE, देख रहे हैं। फिर मैं क्या कर देता हूँ, ये टी आर यहाँ पर क्लोज हो गया, फिर एक दूसरा टी आर स्टार्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ दूसरा टी डी, और यहाँ पे सीरियल नंबर इस बार लगेंगे 2, फिर से टी डी, यहाँ पे नाम कर देंगे रोहित कुमार, और यहाँ पे हम कर देंगे अब टी डी
CSE की जगह हम कर देंगे MECH, मैकेनिकल होगा ये। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए एक डाटा और इंसर्ट हो गया। एक डाटा और लास्ट करूँगा और फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। TR फिर से बनाना होगा, मतलब जितना डाटा हमें इंसर्ट करना है उतना ही हमें बार बार TR लिखना पड़ेगा। फिर TD हो गया और यहाँ पे रखूँगा 3 TD, और इस बार हम कर देंगे श्याम सिंह। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार ब्रांच के लिए भी TD लिखना होगा, और ब्रांच के इस बार मैं कर देता हूँ सिविल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 3 रो यहाँ पे बन चुके हैं, 1 2 3, और यहाँ पे डाटा भी हमारा स्टूडेंट नेम की जगह में स्टूडेंट नेम आ गया। लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे एक चीज़, थोड़ा सा हमें थोड़ा सही कम लग रहा है देखने में। सही क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सही कम क्यों लग रहा है, रीज़न ये है कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। तो बॉर्डर नहीं लगा है, थोड़ा देखने में कम सही लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं। और बॉर्डर कहाँ पर लगेगा, आपको लगाना है टेबल पर, और टेबल मतलब टेबल टैग जहाँ पे है। तो बॉर्डर क्या होगा, उसके लिए एक एट्रीब्यूट होगा। किस तरह से होगा देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर टेबल टैग है, यहाँ पे हमें लगाना है बॉर्डर। कितने पिक्सल का लगा लें, 2 पिक्सल का लगा देते हैं। सेव करेंगे, देखो बॉर्डर लग चुका है। अब देखिए यहाँ पे मस्त एकदम बेहतरीन यहाँ पे हमारा टेबल बन के रेडी हो चुका है, कोई दिक्कत अब नहीं है। और ये एट्रीब्यूट और होता है यहाँ पे टेबल के अंदर कैप्शन, और यहाँ पे कर देंगे ये देखिए। तब यहाँ पे जो कैप्शन है तो इसके बारे में पता चल जाता है कि टेबल किससे रिलेटेड है, तो वो चीज़ यहाँ पे कैप्शन टैग के अंदर रख दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल है यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, सिंपल सा। तो इसमें क्या ऊपर जो हेडिंग है वो है TH टैग के अंदर, और जो डाटा है वो TD डाटा के अंदर है। तो किस तरह से यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट किया, आप लोग इस टेबल को बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और टेबल के अंदर भी आप लिंक लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे यहाँ पे TH है तो इसके अंदर भी आप इसे लिंक पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर A लगाओ, HREF लगाओ, और यहाँ पे ये टैग बंद हो जाएगा। और इस चीज़ को कर देना है, कट करके जो नंबर है इसके बाद लगा देना है। और यहाँ पे क्या लिखा था, SR नंबर लिखा था ना। सेव करेंगे और अब इसे देखेंगे तो देखो यहाँ पे लिंक आ गई है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो कहीं और पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से आप कहीं भी लगा सकते, इसके अंदर इमेज भी लगा सकते हो। इस टेबल के अंदर इमेज कैसे लगाएंगे, आप मोहित सिंह की जगह में CSE की जगह में, यहाँ पे CSE है, CS की जगह में हमें एक इमेज लगानी है, CS नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जहाँ पे CS लिखा है यहाँ पे हम सबसे पहला, हाँ यही वाला था ना, तो इस पर हमें क्या लगना है, IMG टैग लगाना है। और यहाँ पे हमें कर देता है इमेज के अंदर इमेज 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे एरर लिख देता हूँ। और यहाँ पे हाइट और विड्थ हमें थोड़ा सा कम कर देते हैं, हाइट कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, और यहाँ पे विड्थ भी कर देता हूँ 100। सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो इमेज लग गई इतनी छोटी जगह में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इमेज लग गई। तो आप एक टेबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। टेबल का मतलब ये होता है कि उसमें डाटा इंसर्ट करना, स्टोर करना, है ना। तो इस तरह से कुछ टेबल क्रिएट की जाती है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा 2 रो एंड 2 कॉलम का टेबल बना के दिखाओ, या फिर उसका कोड करके दिखाओ। तो सिंपली आपको पहले कोड कर देना, उस कोड को बॉक्स के अंदर बंद कर देना, फिर यहाँ पे क्या उसका आउटपुट आएगा, कुछ इस तरह से आउटपुट भी बना देना जिससे पूरे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टेबल बनाना सीख लिया। टेबल को मैं कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी, 2 बार पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीपल टेबल यहाँ पे बनकर रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक के नीचे आ रही हैं। यहाँ पे CSS की हेल्प से हम एक एक के सामने भी कर सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब CSS पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतना सारी चीज़ें हम हो गए। यहाँ पे टेबल भी बनाना हम लोग सीख गए, इमेज भी लगाना सीख गए, और यहाँ पे हमने लिंक भी लगाना हम लोगों ने इस लेक्चर में सीख लिया है अब तक। तो अब तक जितना अगर मोटिवेशन थोड़ा सा मिल रहा हो तो वीडियो को कर दो लाइक, और अपने और भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना। और भी ऐसे मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लग रहा हो इस सेमेस्टर का सब्जेक्ट, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले इस लेक्चर को, इस प्लेलिस्ट को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चों तक मतलब पहुँच पाए, हेल्प हो सके, और हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हाँ हमारा जो कंटेंट है आप लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है
है ना। तो इससे आप और दोस्तों के साथ है इसे ज़रूर शेयर करें। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे जो बाकी है वो इसके बाद मुझे लगता है फॉर्म टैग या लिस्ट हो सकती है। हाँ, लिस्ट। अब यहाँ पे लिस्ट टैग का मतलब मैंने आपको बताया था थ्योरी वाले क्लास में कि लिस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी आइटम है उनसे पहले जो भी आइटम की लिस्ट बनी होगी उनसे पहले क्या चीज़ रखना है। मतलब एक ऑर्डर में रहेगा 1 2 3 4 5 6, तो इस ऑर्डर में इसे बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। अगर पॉइंट वाइज वहाँ पे डिफाइन है सर्कल के फॉर्म में या फिर स्क्वायर के फॉर्म में, तो इन्हें बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। इसके बाद एक चीज़ और लिस्ट आता है जिसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लिस्ट कितने टाइप के होते हैं डिफाइन करिए, तो हमारे पास देयर आर 3 टाइप ऑफ लिस्ट, मतलब 3 प्रकार के हमारे पास लिस्ट होती हैं। सबसे पहले क्या होती है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट और तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सिंपल है ना। तो उससे पहले हम ऑर्डर लिस्ट बनाना सीखेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन अनऑर्डर लिस्ट, फिर लास्ट में डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ समझते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखा है थ्योरी के फॉर्म में HTML लिस्ट है। HTML लिस्ट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई इट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑल लिस्ट may contain one or more list elements. There are 3 different type of HTML लिस्ट। पहला क्या है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर लिस्ट और तीसरा क्या है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट है, वी कैन क्रिएट अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर हम दूसरे लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, विच विल बी टर्म्ड एज नेस्टेड लिस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट बोल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे सिंटेक्स ऑर्डर लिस्ट के लिए, ऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा OL टैग, मतलब ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट LI टैग लिखना पड़ेगा। उसके अंदर हमें डाटा रखना पड़ेगा, जो भी डाटा रखना चाहते हैं। लास्ट में OL यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब ऐसे सेम UL के लिए, अनऑर्डर लिस्ट के लिए तो UL टैग बनाना पड़ेगा। इसके अंदर हमें LI टैग के अंदर डाटा रखना पड़ेगा, LI को क्लोज, फिर बाद में UL भी क्लोज। और यहाँ पे लास्ट में आ जाता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट लास्ट में। इसके लिए आपको 3 टैग यूज़ करने पड़ेंगे, DL DT एंड DD। तो DL का मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टर्म हो जाता है या फिर डाटा टर्म बोल सकते हैं। यहाँ पे डेटा डिस्क्रिप्शन आ जाता है ना। तो 3 तरह से यहाँ पे जैसे कि हेडिंग लिखते हैं उसको पैराग्राफ लिखते हैं, सेम ऐसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। इससे भी यहाँ पे क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलते हैं बिना कुछ देरी किए और यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अब लिस्ट सेक्शन, कमेंट कर दिया और यहाँ पे पता चल गया कि लिस्ट सेक्शन यहाँ से है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सबसे पहले सेंटर टैग के अंदर H1 और यहाँ पे लिस्ट सेक्शन, और यहाँ पे सेव करेंगे। और यहाँ पे आउटपुट हम देखेंगे अपने आउटपुट स्क्रीन पे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिस्ट सेक्शन यहाँ पे आ चुका है। इससे पहले यहाँ पे टेबल सेक्शन था और यहाँ पे आ गया लिस्ट सेक्शन। 2 टेबल और हटा देता हूँ, समझने के लिए मैंने आपको बताया था। थोड़ा देखने में कम सही लग रहा है, और अगर देखने में सही नहीं लगेगा तो उसे हटाना कंपलसरी है हमारे लिए। हाँ जी, एक टेबल यहाँ पे बना है और लिस्ट सेक्शन आ गया। लिस्ट सेक्शन में हम लोग लिस्ट सेक्शन में देखेंगे अब सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट पे सबसे पहले हमें क्या करना है OL टैग स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है लिस्ट टैग स्टार्ट करना है। अब लिस्ट टैग स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं हमें बार बार लिस्ट टैग लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इस चीज़ को पूरे हटाओ और यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक होती है LI मल्टीपल। कितनी बार हमें लिस्ट बनानी है, मान लो यहाँ पे 5 कर दिए, LI मल्टीप्लाई 5 इंटर कर दो, 5 लिस्ट हमारे बन के रेडी हो चुकी है। तो इसका क्या शॉर्टकट की है। अब यहाँ पे हमें बनाना है, मान लो सबसे पहले और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे कि आपके सब्जेक्ट के नाम ही लिख देता हूँ। जैसे क्या होगा IWT हो गया पहला सब्जेक्ट, फिर हो गया TCCN, फिर हो गया मैथ, इन्वायरमेंट हो गया, और यहाँ पे हो गया ये सब्जेक्ट और आपको बच जाता है, कौन सा है भाई बता दो, IWT डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सेव करते हैं इसे और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, और रिप्लेस यहाँ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये बन चुका है, लेकिन इस तरह गैप आ रहा है, रीजन क्या है। अच्छा मैंने इसे सेंटर टैग के अंदर ही रख दिया सब कुछ। इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ और सेंटर यहाँ पे इनका क्लोज कर देता हूँ। अच्छा ये देखो, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी लिखा नहीं है। ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर लिस्ट,
और ऑर्डर लिस्ट का मतलब कि एक ऑर्डर में, तो इसके नंबर से पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक ऑर्डर पे में है, तो इसलिए ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 अपने आप मेंशन हो गया, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे हमें अनऑर्डर अगर लिस्ट बनाना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, और इसे मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ से हमारा क्या हो गया अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, यूएल टैग। यूएल टैग हो गया, इसके बाद आप जितने जितना डाटा रखना चाहते हैं उसे अलग अलग लिस्ट टैग के अंदर रखेंगे। मैं इसी चीज़ को पूरा उठा लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ऊपर हमने ऑर्डर लिस्ट देखा और यहाँ पे देखो अनऑर्डर लिस्ट, देखो तो दोनों में डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर लिस्ट है और दूसरा क्या है अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे एक ऑर्डर वे में समझ नहीं सकते हैं कौन सा पहले है कौन सा लास्ट, मतलब कौन सा चीज़ हमें क्या करना है, लेकिन यहाँ पे एक क्रम में दिया गया 1 2 3 4 5 है ना। तो ये हो गया ऑर्डर लिस्ट के अंदर, और दूसरा जो आ गया अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे इसके अलग अलग टाइप है, आप अपने टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्क, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लगता है डिस्क है। स्क्वायर ही होगा या नहीं होगा, हाँ देखो जब यहाँ पे सर्किल था अब यहाँ पे स्क्वायर बन चुका है। यहाँ पे अगर मैं डिस्क कर देता हूँ, डिस्क वैसे बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, डिस्क मैंने किया और यहाँ पे मैंने कर दिया, तो देखो यहाँ पे सर्किल फॉर्म में बन चुका है लेकिन सॉलिड है। और यहाँ पे अगर सर्किल लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या फ़र्क पड़ता है, राउंड शेप में हो गया लेकिन सॉलिड नहीं है। इसके बाद अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्क्वायर टाइप में, तो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में इसका आउटपुट आ जाएगा, ये देखो स्क्वायर फॉर्म में आ गया। तो एक तरह से मल्टीपल टाइप के यहाँ पे हम लगा सकते हैं अपने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे हम इसमें जो यहाँ पे मैं स्टाइल लगाता हूँ, और यहाँ पे हमें ये CSS की प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप, ऐसा भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक बार एक चीज़ पहले ट्राई करता हूँ, TYP यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए, ट्राई करते हैं अगर ये इसमें वर्क कर जाता है तो। अच्छा देखो जो ऑर्डर लिस्ट था वहाँ पे हम देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये कैपिटल लेटर पे यहाँ पे आ गया ABCD, और यहाँ पे अगर मैं स्मॉल लिख देता हूँ तो स्मॉल लेटर पे आ जाएगा, स्मॉल लेटर पे आ गया। ये देखो अगर यहाँ पे रोमन अंक पे करना चाहते हैं तो आई यहाँ पे लिख दो स्मॉल आई, तो यहाँ पे क्या आ गया रोमन अंक पे आ जाएगा। तो देखिए कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम यहाँ पे जो चीज़ हमें मेंशन करना वो चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, एक टाइप एट्रीब्यूट है, यहाँ पे जो मेन यहाँ पे टाइप है ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट आपको लगाना है, और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आप ABCD के फॉर्म में ऑर्डर चाहते हैं, स्मॉल ABCD के फॉर्म में चाहते हैं, या फिर रोमन अंक के फॉर्म में चाहते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 4 के 5 डिजिट फॉर्म में चाहते हैं, तो यहाँ पे टाइप में आपको डिफाइन करना होगा, बताना पड़ेगा। सेम एज ऐसे जो ऑन ऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे आप सर्किल बनाना चाहते हैं, स्क्वायर बनाना चाहते हैं, डिस्क बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी टाइप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिस्ट हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से कुछ लिस्ट बनाई जाती है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास लिस्ट आ जाती है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, DL टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके बाद DT, इसके बाद यहाँ पे क्या बनाना है DD टैग। तो यहाँ पे 3 टैग है हमारे पास, DL जो मेन टैग हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके बाद डेटा टर्म हो गया, फिर डेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पे मान लो लिखना है हमें मैंगोज़ के बारे में, और यहाँ पे हमें मैंगो के बारे में लिखना, और यहाँ पे लॉरेम 50 लिख दिए, इंटर कर दिए, सेव। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंगो लिखा और कुछ यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है। तो अगर कुछ हम इस तरह से बनाना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के हमारे पास टैग आ चुके हैं लिस्ट के अंदर, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरा हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और तीनों के एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट टैग आ जाता है वो है फॉर्म टैग। अब फॉर्म के बारे में भी लगे हाथ हम समझ ही लेते हैं कि फॉर्म टैग का मतलब क्या होता है, किस तरह से फॉर्म क्रिएट करते हैं आप लोग, है ना, जो गवर्नमेंट जॉब को फॉर्म फिलअप करते हैं तो किस तरह से फॉर्म बनाया जाता है।
तो उस फॉर्म के बारे में सबसे पहले आपको कुछ डिटेल रहती है हेडिंग के फॉर्म में, और डाटा रखने के लिए कुछ एक बॉक्स बना रहता है जहाँ पे अपना डाटा आप लोग इंसर्ट करते हैं। वो डाटा कहीं जाके सेव हो जाता है सर्वर पे, तो वो सेव करने के लिए आपको बैक एंड पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड क्रिएट करना सीख रहे हैं, मतलब फ्रंट एंड कैसा वेब पेज बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह से उसे क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले फॉर्म टैग है, यहाँ पे इसके बारे में थ्योरी है, थोड़ा सा उसे रीड कर लेते हैं। एन एचटीएमएल फॉर्म इज अ सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन कंट्रोल सच एज टेक्स्ट फील्ड। तब टेक्स्ट फील्ड इसमें रहेगा, पासवर्ड फील्ड रहेगा। मतलब एक फॉर्म के अंदर क्या क्या होता है, एक स्टूडेंट के डाटा रखने के लिए सबसे पहले उसका नाम, मिडिल नेम, मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और यहाँ पे इसका मेल फीमेल मतलब जेंडर पोर्शन हो गया, और उसका पासवर्ड हो गया। और यहाँ पे और क्या हो सकता है कि मतलब से हॉबीज़ क्या क्या होती हैं उसमें सेलेक्ट करने के लिए होता है वो सारी चीज़ें। और क्या होता है इसमें सेव, मतलब पूरा जब पूरा डाटा फिलअप हो जाए उसे सेव करने के लिए, या फिर एड्रेस रखने के लिए एक टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पे एड्रेस पूरा फिलअप करते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ किस तरह से क्रिएट करते हैं वो इसमें फॉर्म के अंदर किस तरह से क्रिएट करें वो सब चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ेगा। हाँ ये देखिए इस फॉर्म के अंदर कौन कौन से टैग यूज़ होंगे वही सब बताएगा। फॉर्म हो गया, फिर इनपुट हो गया, फिर टेक्स्ट एरिया हो गया, लेबल के अंदर सब कुछ रखेंगे सब कुछ सही रहेगा, सेलेक्ट हो गया, ऑप्शन हो गया, बटन हो गया, सब सारी चीज़ें। अब यहाँ पे सबके अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए। सिंटैक्स है, फॉर्म टैग सबसे पहले लिखना है, फॉर्म को क्लोज करना है। ये देखो अगर हम ऐसा कुछ आउटपुट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, सबसे पहले सिंपली हम लिख देंगे इंटर योर नेम, फिर बाद में इनपुट टाइप यहाँ पे रखेंगे जो चीज़ हम रखना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से फॉर्म बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ये वाला कोड है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया के लिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आपको यूज करना पड़ेगा। रो दो रो यहाँ पर साइज दे दिए, कॉलम इतना दे दिए। तो एक एक करके नहीं समझते हैं और इसके थ्रू ही हम सारे पीडीएफ का यूज करेंगे और ये नोट्स आपको थ्योरी के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इसे, अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, फॉर्म सेक्शन। इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म टैग एंटर। अभी यहाँ पे एक्शन का मतलब बस समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब बैकएंड सीखेंगे वहाँ पे इसका यूज़ होता है, तो वहाँ पे इसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म टैग के बाद हमें क्या करना है, एक डाटा रखना है। डाटा के लिए मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे हमें लिखना है इनपुट, मतलब जिस पे अब हमें फर्स्ट नेम को इंटर करेंगे उस बॉक्स को बनाने के लिए इनपुट टैग का यूज करते हैं। इंटर करेंगे इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेम में कर देंगे, सेव करेंगे। हाँ इसे मैं हटाता हूँ यहाँ से और आउटपुट स्क्रीन पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम आ चुका है। मैं इसे फॉर्म सेक्शन यहाँ पे भी बना लेता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसे। यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म, ये फॉर्म सेक्शन यहाँ से बन चुका है। ऊपर से सेक्शन सारे बनते आ रहे हैं, टेबल सेक्शन हो गया, लिस्ट सेक्शन हो गया, अब यहाँ पे फॉर्म सेक्शन। फॉर्म सेक्शन में देखो फर्स्ट नेम यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे हम कुछ भी नाम इंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे सेंटर टैग के अंदर है, और कंट्रोल प्लस एक्स इसे सेंटर टैग पे कर देंगे तो मुझे लगता है सेंटर पे आ जाना चाहिए। इसे सेंटर पे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट नेम हो गया, और यहाँ पे इसे कॉपी किए वी, तीसरा ये, मैं यहाँ पे तीसरे नाम क्यों कर रहा हूँ देखते रहते हैं। लास्ट नेम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया फादर्स नेम, और यहाँ पे हो गया मदर्स नेम, ठीक है। इस तरह चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें सेंटर हटाना पड़ेगा। हम टेबल के अंदर ही डायरेक्ट रखना इसे सीखेंगे, तो यहाँ पे अभी मैं इसे हटा देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है यहाँ पे सब पे हमें BR टैग लगाना पड़ेगा। हाँ एक बार और यूज़ कर देते हैं, थोड़ा सा गैप आ जाए।
ये पूरा फॉर्म यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटर करेंगे, लास्ट टाइम इंटर करेंगे, फादर्स नेम हो गया, 2 बार आ गया यहाँ पे। इसे रिफ्रेश करेंगे, सेव करने के बाद देखो यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।